तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लासेस हब में। एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देखें। हमारा हर एक प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो हर एक प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया जूते और घास, उसके बाद मोबाइल, इनका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जूते, घास और मोबाइल का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, ये हम लोग पता कर लेंगे। दोस्तों, आप हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए आंसर को। तो अभी हम लोग जूते, घास और मोबाइल का वेन डायग्राम बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो जूता है इसका घास से कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद घास और मोबाइल है, ये जो जूते और यानी कि घास और मोबाइल का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। जैसे कि ये मान लीजिए जूते का डायग्राम है, ये जूता अलग हो गया है। उसके बाद ये आपका घास का डायग्राम, तो ये भी अलग हो गया है। उसके बाद आपका ये मोबाइल का डायग्राम, तो ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। अब मतलब डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए वाला अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका जूते का डायग्राम, ये आपका घास का डायग्राम और ये आपका मोबाइल का डायग्राम। तो इसी में इन सभी का डायग्राम अलग अलग बनेंगे, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगर आप ऑप्शन ए को चुने हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ये आकृति में जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह पर बाकी की संख्या किस टाइप से आई है वो पता करेंगे। जैसे यहाँ पर 14 किस टाइप का भरा गया है, उसके बाद 18 किस टाइप का भरा गया है, ये पता करेंगे। तो यहाँ पर 84 और 12 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 14 बच जाए। तो इसी तरह 81 और 9 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 18 आ जाए। तो देखिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम यहाँ पर 12 का 84 में भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 84 का हम लोग 12 से भाग दे देते हैं, तो 84 भागे 12 कर देते हैं, तो 12 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। और 7 का दोगुना कर देता हूं, तो 7 का दोगुना हम करने पर हमें प्राप्त होता है 14। तो यानी कि यहाँ पर मतलब ये वाली संख्या 14 तो आ गई। अब हम लोगों को आगे देखना है कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है। जैसे ही हमने 12 का भाग 84 में दिया था, उसी प्रकार 9 का भाग 81 में देंगे। अब 9 का भाग 81 में जब देंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 81। तो 9 का भाग 81, तो 9 गुणे, यानी 9 को जब 9 से काटेंगे तो 9 का 9 आएगा मतलब, और 9 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर 9 का दोगुना 18 होता है। तो यहाँ पर भी 18 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, 12 का 84 में भाग दिया तो 7 आया, और 7 का दोगुना किया तो यहाँ पर 14 आया। और उसी प्रकार हम लोग 81 में 9 का भाग दिया तो 9 आया, और 9 का दोगुना किया तो 18 आया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भाग देंगे, यानी कि 88 में जब हम लोग 11 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो भाग देने पर हमें 8 प्राप्त होगा। 8 का हम लोग दोगुना करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 गुना किया था, तो 8 का दोगुना यहाँ पर 16 आएगा। क्या आएगा, जो 8 का दोगुना करेंगे तो हमारा 16। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है वहाँ पर आपका 16 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी में आपको 16 नज़र आ रहा होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप जल्दी सफल हो जाइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया गया होगा, तो इसको अभी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो।
और अगर आप कंपटीशन क्लासेस से जुड़ते हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट के कोई पार्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर नहीं किया तो शेयर करें। और आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, हम उनको ज़रूर बताएंगे और सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जब MN रेखा पर दर्पण रेखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। मतलब कि ये आकृति को क्या करना है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में बताना है कि कैसे बनेगी। तो हमें क्या करना है, इस आकृति को दर्पण प्रतिबिंब में बनाना है। तो हमें आखिर ये देखना है कि ये किस टाइप से बनेगी। तो ये आकृति इस टाइप से बनी है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये जो अपना इधर हिस्सा है ये आपका इस तरफ का हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपका आ गया ये वैसा क्या ही वैसा रहेगा, और ये आपका उठकर ऐसे इधर आ जाएगा। यानी कि अगर इस तरफ का हिस्सा चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी को अगर आप लोग सुनते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, किसी घड़ी में 9:30 है तो उसी का दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लीजिए किसी घड़ी में 9:30 हो गए हैं, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बताएगा ये पूछा गया है। तो हमें क्या करना, जब भी हमें कोई दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 11:60 से घटा देते हैं। जैसे ये हमारा क्या है 11:60 है, अब इसमें से हम किस समय को घटाएंगे, 9:30 को। तो यानी कि यहाँ पर 9 और 30 मिनट ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा देते हैं। तो 0 से 0, 6 में से 3 गया 3, और उसके बाद समय का समय ही रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर 11 में से 9 गया तो 2। यानी कि अपन यहाँ पर जब घटाएं तो कितना आया, 2:30 आया। अब 2:30 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ये ए वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए चूज कर लीजिएगा। क्या करेंगे आप, जब भी आपको घड़ी का दर्पण वाला प्रश्न पूछा जाए, जैसे ये समय दिया गया है 9:30, उसको 11:60 में से आपको घटा दोगे, जो आपको वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कथन को देखेंगे। कथन दिया गया है कि सभी वर्ष हैं दिनांक। सभी वर्ष हैं दिनांक, मतलब कि ये क्या है, वर्ष। और ये वर्ष जब है, ये वर्ष हमने लिखा है, ये वर्ष के अंतर्गत यानी कि वर्ष का डायग्राम है। अब सभी वर्ष दिनांक हैं, मान लेते हैं कि दिनांक कुछ इस टाइप से आएंगे, मतलब कि दिनांक को हम लोग डी लिख देते हैं। क्या, डी लिख देते हैं। तो सभी वर्ष हम लोग दिनांक के अंतर्गत कर देते हैं, तो ये आपका कुछ बन गया। उसके बाद कहा जा रहा है आगे कि कोई भी दिनांक दिन नहीं है। आगे यहाँ पर दिया गया था कि सभी वर्ष दिनांक हैं, तो मैंने बनाया कि सभी वर्ष हमारे क्या है, दिनांक हैं। सभी वर्ष हमारे दिनांक हैं। अब आगे वापस में जब पढ़ते हैं तो नीचे वाला कथन दिया गया, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। यानी कि ये जो दिन है ये दिन नहीं, ये कोई भी दिनांक दिन नहीं है, मतलब दिन का डायग्राम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिन का डायग्राम हो गया। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहा है कि पहला वाला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ वर्ष दिन हैं। तो वर्ष तो यहाँ पर दिनांक के अंदर है और दिन यहाँ पर बाहर है, तो इस प्रकार कोई भी इनका रिलेशन आपस में नहीं है। जब इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है तो पहला वाला अपना निष्कर्ष नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा कोई भी दिन दिनांक नहीं है। तो कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो ये बात सही है कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है। दिन और दिनांक का कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा, तो अपना निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष 2 यानी कि ऑप्शन डी में दिया गया है केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, तो ऑप्शन डी हम लोगों का क्या होगा, सही होगा। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि हमारे पास कथन दिया गया था और उसमें कहा जा रहा था कि सभी वर्ष दिनांक हैं, तो वर्ष यानी कि वी कैपिटल में और दिनांक के अंतर्गत आएंगे तो डी हम लिख लेते हैं। फिर कह रहा है इसके बाद कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो ये आपके क्या है, दिन। इसका हमने दिन का डायग्राम अलग बना दिया है। कोई भी जैसे बोला गया कोई भी दिनांक दिन नहीं है।
अब दिनांक और दिन का यहाँ पर आपको कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा, और प्रश्न में कहा गया है कि कुछ वर्ष दिन है, तो वर्ष तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है और दिन नीचे दिया गया है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं, ये तो गलत हो गया। अब दूसरा वाला क्या दिया गया था कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो मेरी बात सही है, यानी कि इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा निष्कर्ष में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर पहली आकृति का संबंध दूसरी से, उसी प्रकार तीसरी आकृति का संबंध बताना है। तो इसमें हम लोग एनालॉजी का आकृति का फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हमें जो आकृति दिख रही है, तो ये अंदर की आकृति मतलब कि बाहर की आकृति वो यहाँ पर अंदर हो गई है, और जो अंदर की आकृति है वो त्रिभुज की वो बाहर आकर बड़ी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर की आकृति बाहर करेंगे, तो ऐसा बाहर की आकृति ऑप्शन सी में दिख रही है, तो ये ऑप्शन सी आप लोगों का सही होगा। फिर से देख लेते हैं, जो बाहर की आकृति थी वो अंदर की आकृति बाहर आ गई और बाहर की अंदर पहुंच गई। अब त्रिभुज आपका बाहर निकल कर आ गया, और उसी जगह पर यहाँ पर जो अंदर की आकृति है, ये जब आपकी जो आकृति बाहर निकलेगी तो आपका कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी वाला हम लोगों का सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है लोहे को Fe और चांदी का आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें बताना है कि लोहे को Fe कैसे बनाया गया, उसी प्रकार हम लोग चांदी का बताएंगे। तो देखिए, लोहे का प्रतीक होता है आपका Fe। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया लोहा, यानी कि Fe इसका प्रतीक है। तो चांदी का प्रतीक क्या होगा, तो चांदी का प्रतीक क्या होगा, चांदी का प्रतीक होता है Ag। क्या होता है, Ag। तो Ag ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में ही Ag लिखा गया, तो ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा। जिस प्रकार लोहे का प्रतीक Fe है, उसी प्रकार चांदी का प्रतीक Ag होगा। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यदि @ 5 दिया गया है और प्रतिशत बराबर 2 दिया गया है और एंड बराबर 9 दिया गया है और हैशटैग बराबर 7 दिया गया है, तो यहाँ पर प्रतिशत, एंड और हैशटैग और @ का मान बताना है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका मान पता करना है। मान पता करने के लिए अपन जैसे कि @ का पता करने के लिए 5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 5 को यानी कि प्रतिशत में लिख देते हैं। यानी कि उसके बाद एंड दिया गया है, उसके बाद हैशटैग दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर @ दिया गया है। अब इसका मान देखेंगे, सबसे पहले हमें प्रतिशत को लिखा था 2, तो प्रतिशत की जगह पर हमने लिख दिया 2। उसकी जगह एंड की जगह पर लिखा गया है 9, तो एंड की जगह पर 9 को लिख देंगे। उसकी जगह पर हैशटैग की जगह पर 7 लिखा है, तो 7 लिख दिए। और उसके जगह पर यहाँ पर @ को लिखा गया है 5, तो @ के स्थान पर हमने 5 को लिख दिया। यानी कि इसका मान क्या निकल कर आया, इसका मान निकल कर आया 2975। यानी कि हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है 2975। ऑप्शन बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो होगा वो 2975 होगा। तो अगर आप ऑप्शन बी को चुने हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में मॉम को 11 लिखा गया है, तो डैड को क्या लिखा जाएगा। पूछा गया जैसे मॉम को क्या लिखा गया है, मॉम को इसने 11 लिखा है, तो हमें बताना है कि डैड को क्या लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपन मॉम का पता करते हैं कि जब भी आपको किसी लेटर को अंकों में देखना होता है लिखकर, तो हम उस लेटर को अंकों में चेंज कर देते हैं। क्या, अंकों में चेंज करना होता है। जैसे कि मॉम, एम आता है आपका 13 नंबर पर, उसके बाद ओ आता है आपका 15 नंबर पर और एम आता है आपका 13 नंबर पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यानी कि एक यानी कि अंक लिखा गया है
अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्या करें कि संख्या को 11 आ जाए। अब फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास कितने हो जाते हैं 26। कितने हो गए 26। अब इस 26 में से हम क्या करेंगे 15 को माइनस कर देते हैं, बीच वाली संख्या को हम माइनस कर देते हैं। जब इस वाली संख्या को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आया 11। 11 यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से हम डैड का पता करेंगे, जैसे कि डी होता है आपका 4 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, उसके बाद डी है 4 नंबर पर। यहाँ पर फर्स्ट से लास्ट वाली संख्या को जोड़ा था तो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8। अब क्या कराते हैं, उस संख्या को जोड़कर बीच वाली संख्या से घटाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा तो 8 आया और बीच वाली संख्या को घटा दिया, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 7 बचेगा, यानी कि डैड को हम लिखेंगे 7। ऑप्शन में 7 चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि हमने मॉम का रिलेशन देखा उसी प्रकार डैड का देखा, तो यहाँ पर डैड का ऑप्शन सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर क्या है दाएं है, यानी कि यहाँ पर दायां दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हम डायरेक्शन हमारी 4 प्रकार की होती है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण और इधर आपका पूरब और एक साइड आपका पश्चिम होता है, ये अपनी दिशा होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाथी क्या किया, यहाँ से उत्तर दिशा में क्या करता है मुड़कर जाता है, यानी कि उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता, तो यहाँ से हम मान लेते हैं हाथी चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से जब चलना स्टार्ट करता है तो ये कहाँ जाता है, यहाँ से चलकर उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है। तो ये उत्तर ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ये कितना गया 8 मीटर। उसके बाद यहाँ पर और वहाँ फिर दाएं मुड़कर वह 6 मीटर जाता है, फिर वो यहाँ से यहाँ तक दाएं मुड़ा और यहाँ से क्या हुआ दाएं मुड़ा और 6 मीटर गया है। दाएं मुड़कर वो कितने मीटर गया 6 मीटर जाता है और फिर दाएं मोड़कर वो 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि अभी हाथी यहाँ पर पहुँच गया है, तो इसकी दूरी ये वाली यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब भी हमें इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे ये वाले बिंदु यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना वर्ग करना है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का होता है 64। दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ देना है। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 36 और 64 बराबर हो जाता है 100। 100 किसका वर्ग होता है हमें ये पता करना है, 100 होता है हमारे 10 का वर्ग। अब मतलब कि यहाँ पर इसकी दूरी क्या आ गई, अब यहाँ पर इसकी दूरी मूल बिंदु से 10 मीटर है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही 0 होना चाहिए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 10। प्रश्न जैसा कहा गया था कि एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता, तो ये उत्तर दिशा में 8 मीटर गया। उसके बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता, तो यहाँ से दाएं मुड़ा और 6 मीटर गया। तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना था। तो अपन ये वाली दूरी ज्ञात की, तो यहाँ पर इसका और इसका वर्ग किया, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, जो आया वो 100 आया, उसका 10 का वर्ग होता है 100। तो यहाँ पर 10 मीटर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा सही जवाब होगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरी प्रार्थना है आप जल्दी सफल हो जाओ हर किसी परीक्षा में। आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो नीचे बटन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कंपटीशन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए। अभी तक हमारा एक ही मेंबर हुआ है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए यहाँ क्लिक करके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके। तो आपका जो भी प्रश्न है, आपको जो भी हमसे मदद चाहिए हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और हम आपका जो भी प्रश्न होगा, डाउट होगा,
उन सभी डाउट या कमेंट से पढ़कर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और 10 प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे उसका रिव्यू आप लोग ज़रूर दें और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। जय हिंद।